साहित्य निधि में प्रस्तुत है प्रोफेसर रामदरस मिश्र की लिखी हुई कहानी सड़क। प्रोफेसर रामदरस मिश्र एक हिंदी के जाने माने साहित्यकार और कहानीकार हैं। प्रस्तुत है कहानी सड़क। भर भर करती हुई एक जीप दुकान के सामने रुकी। ओ चाय वाले, 4 कप चाय बनाना, कहकर एक आदमी 3 आदमियों के साथ दुकान के आगे पड़ी खाट पर बैठ गया और वे आपस में बनती हुई इस सड़क के बारे में बातचीत करने लगे। चाय वाले ने कोयले के चूल्हे पर खौलते पानी को पतीले में डालकर अंदाज से उसमें चाय, चीनी और दूध मिला दिया और कांपते हाथों से आंखें नीची किए 4 कप चाय तिपाई पर रखाया। ओहो, क्या वाहियात चाय बनाई है इस बुढ़े ने, कहकर उस आदमी ने झटके से प्याला सहित चाय नीचे लुढ़का दी। शेष तीनों आदमियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन चाय सुड़कते रहे। अब जाकर चाय वाले ने आंख उठाई और क्रोध से बड़बड़ाते उस आदमी ने भी चाय वाले को देखा और आश्चर्य से बोल उठा, अरे आप मास्टर साहब। और मास्टर चंद्रभान पांडे ने देखा कि वो आदमी और कोई नहीं, उसके इलाके के एमएलए जंग बहादुर यादव हैं। उनकी आंखें शर्म से झुक गईं और झुकी हुई आंखें पोर पोर फटी हुई खादी की धोती के बड़े बड़े सुराखों में उलझ गईं। यादव जी ने एक ठहाका लगाया, अच्छा मास्टर जी, आपने अब ये धंधा भी शुरू कर दिया। ठीक है, आदमी को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, पैसा बड़ी चीज़ है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहिएगा मास्टर जी। फिर एक ठहाका लगाया और साथ के लोगों ने भी ठहाकों का अनुसरण किया। एक ने खुशामद के तौर पर कहा, अरे यादव जी, आपकी बदौलत जब इस इलाके में सड़क आ रही है तो न जाने कितने लोगों का पेट पलेगा। यादव जी ने 5 रुपये का एक नोट निकाला और मास्टर साहब की ओर बढ़ा दिया। मेरे पास खुले रुपए और पैसे नहीं हैं, मास्टर जी ने कहा। अरे तो रखिए ना, कौन आपसे पैसे वापस मांग रहा है। नहीं, मैं आपसे वैसे भी पैसे लेने का अधिकारी नहीं हूँ, आपने तो चाय पी ही नहीं। अरे तो चाय के पैसे कौन दे रहा है गुरुजी, इसे गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, रख लीजिए, काम आएगा। पांडे जी तिलमिला गए, हाथ में 5 रुपये का नोट पकड़े पर महस से रह गए। उनके मन में क्रोध का एक बवंडर उठा। आंखों में हिकारत भरे वे यादव जी की ओर बढ़े और 5 का नोट उनकी ओर फेंक कर चिल्लाए, यादव जी, ये अपने रुपए लेते जाइए, मैं भीख नहीं मांगता। लेकिन यादव जी जीप में बैठ चुके थे। मुस्कुराकर पांडे जी की ओर और उनके द्वारा फेंके गए रुपए को देखा। जीप भर भर करके स्टार्ट हुई और उसकी धूल भरी हवा में नाचता हुआ नोट थोड़ी दूर जा गिरा। कुछ देर तक नोट धूल भरी हवा में छटपटाता रहा और फिर शांत हो गया। पांडे जी उसे देखते रहे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और धूल झाड़ कर नोट उठा लिया। आखिर किया क्या जाए। गोरे बदन, चौड़े माथे, श्वेत केश वाले पांडे जी खादी की एक जीर्ण शीर्ण धोती पहने और उसी का आधा भाग नंगे शरीर पर डाले हुए अपनी झोपड़ी के आगे पड़ी बेंच पर बैठे बैठे उदास हो चले थे। उनके चंदन चर्चित ललाट की सिकुड़न भरी रेखाओं में यादव जी की जीभ से उड़ी हुई धूल समा गई थी। सोच रहे थे, यादव उसे अपमानित कर गया। वो पहले ही कहते रहे कि ये काम उनसे नहीं होगा। वो ब्राह्मण, पुराने कांग्रेसी, स्कूल के शिक्षक, क्या बुढ़ौती में छोटी जातियों के लोगों की तरह चाय, पकौड़ी और सुरती बेचना ही उनकी तकदीर में रह गया था। उन्होंने कितना मना किया, लेकिन अपनी संतान के आगे किसका वश चलता है। रमेश जिद कर बैठा और कुछ लोगों ने उसकी हाँ में हाँ मिला दी। पर पांडे जी उदास हो आए। हाथ लगाकर देखा, खादी की धोती चूतड़ पर फिर फट गई थी। धोती क्या है, जैसे चीथड़ों का जोड़। खादी उसे बेपर्द करके छोड़ेगी। अब वो क्या करें। इसी धोती को वो इधर से उधर और उधर से इधर करके पहनते रहते हैं। सभी जगह से तो ये फट चुकी है, अब इधर से उधर करने की भी तो जगह नहीं बची। रमेश कहता है, छोड़िए खादीवादी पिताजी, मिल की धोती मजबूत और सस्ती होती है, वो इस तरह जगह और बेजगह धोखा भी नहीं देती। वो कब से सुन रहे हैं रमेश की बात को और सोचते हैं ठीक ही तो कहता है रमेश, लेकिन अब क्या बदलना, अब तो ज़िंदगी बीत चली, इस बुढ़ौती में क्या नियम भंग करना। लेकिन वो कहाँ से खरीदें खादी की धोती। एक मोटी धोती भी 13-14 रुपए से कम में नहीं आती। फिर उसके साथ कुर्ता, टोपी, चादर, तौलिया सभी तो लगे हुए हैं। इतने में तो मिल के मोटे कपड़ों की कई कई सेट आ जाएंगे और चलेंगे भी ज़्यादा। फिर भी जी नहीं मानता। अब जीना ही कितने दिन हैं।
लेकिन जी के मानने ना मानने का ही तो सवाल नहीं है। उन्हें स्कूल से रिटायर हुए 5 वर्ष हो गए। खेत के नाम पर 3 बीघे खेत, वो भी बाढ़ग्रस्त कछार के खेत। 6-7 आदमियों का गुजर बसर कैसे होगा? महेश तो पढ़ लिख कर परिवार सहित बाहर चला गया नौकरी करने। उसका अपना ही गुजर बसर मुश्किल से होता है। छोटा लड़का रमेश बहुत ढकेलने पर भी 8वीं पार नहीं कर सका, लिपट गया खेती बाड़ी में। उसके 3 बच्चे हैं, दोनों जून भरपेट खाना तो मिलता नहीं, ये खादी के कपड़े कहाँ से आए? दुकान के सामने की सड़क से लोग आ जा रहे थे। पांडे जी ने झोपड़ी के पीछे जाकर धोती इधर उधर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उन्हें कोई गुंजाइश नहीं दिखी। उन्हें क्रोध हुआ आया कि इस ससुरी धोती को फाड़ फूड़ कर फेंक दें और नंगा हो जाएं। अरे नंगा तो हो ही गए हैं, चाय की दुकान खोलकर नंगा नहीं हुए क्या? हर परिचित आदमी एक व्यंग्यमयी दृष्टि से उन्हें देखता है और अजब अजब सवाल करता है, और तिस पर ये यादव का बच्चा उन्हें इतना अपमानित कर गया। उन्हें इतना क्रोध आया कि इस यादव के बच्चे को एक बार फिर बेंच पर खड़ा करके उसके चूतड़ पर बेंत लगाएं। लेकिन अब तो वो एमएलए हो गया है, छात्र नहीं रहा। वो अपना क्रोध अपने भीतर ही दबाए सुलगने लगे। लेकिन उन्हें एक बात की बड़ी राहत मिली कि उसने इस एमएलए के बच्चे को स्कूल में कई बार बेंच पर खड़ा करके बेंत से पीटा है। अब भी उसके चूतड़ पर बेंत के निशान होंगे। धीरे धीरे स्कूल के दिन उनके सामने सरक आए। तब कौन जानता था कि ये जंगली आगे चलकर जंग बहादुर यादव एमएलए बन जाएगा। क्लास में सबसे बोधा लड़का यही था। इसे हर रोज़ मार पिटती थी। कई बार तो इसने लड़कों के चाकू, दावात, पेंसिल चुरा ली थी और उन्होंने इसे बेंच पर खड़ा करके बहुत पीटा था। एक बार तो इसने गांधी जी की तस्वीर दूसरे लड़के की किताब से फाड़ ली थी और उस पर पेशाब कर दिया था। फिर तो उन्होंने इसे स्कूल से ही निकाल दिया था। बाद में लोगों के कहने सुनने पर वापस ले लिया था। अब वो बड़ा नेता बन गया है। पता नहीं इस देश में कैसे इतने बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और वो खादी की फटी धोती पकड़े हुए बैठे हैं। शाम को रमेश आया और दोनों आदमी दुकान उठाकर घर ले गए। मुझसे ये नहीं होगा रमेश, पांडे जी थके थके से बोले। क्यों पिताजी? लोग मुझे बहुत छोटी नज़र से देख रहे थे आज। मैं लोगों की निगाह नहीं झेल पा रहा था। हाँ पिताजी, भूख से भारी लोगों की निगाहें ही होती हैं ना। तो ठीक है, हम लोगों की निगाहें क्यों झेलें, भूख ही झेलें। बीच में एक चुप्पी पसर गई। बैठने को तो मैं बैठता, देखता कौन साला मेरा अपमान करता है, लेकिन फिर खेती बाड़ी चौपट हो जाएगी। पांडे जी कुछ नहीं बोले। कुछ मिला बाबूजी? हाँ, 2 रुपये कमाई के और 5 रुपये गुरु दक्षिणा के। गुरु दक्षिणा कैसी? पांडे जी ने यादव की कहानी सुना दी। अरे तो इसमें इतना आहत होने की कौन सी बात है बाबूजी? 100 हम लोगों से खाता है, 5 दे ही गया तो क्या हो गया? पांडे जी ने रमेश को मार खाई हुई दृष्टि से देखा। रमेश हंस रहा था। रात को पांडे जी लेटे तो बड़ी बेचैनी अनुभव कर रहे थे। वे अपने से ही पूछ रहे थे, क्यों भाई, आदर्शवादी कांग्रेसी तपे हुए शिक्षक, नशाखोरी के दुश्मन, तुम्हारी यही परिणति होनी थी? जिन्हें तुमने जीवन भर ज्ञान पिलाया, क्या उन्हें अब चाय पकौड़ी खिलाओगे पिलाओगे? जिनके सामने नशा के विरुद्ध बोलते रहे, उन्हीं के लिए सुरती तौलोगे? नहीं नहीं, ये नहीं होगा। वो कब से सोच रहे थे कि काश इस पिछड़े हुए कछार में भी एक सड़क आती, लेकिन सारी की सारी सरकारें तो सोई हुई हैं इस कछार की ओर आंख फेर कर। सड़कें तो दुनिया में कितनी हैं, लेकिन अपने जवार में सड़क आने का और उस पर यात्रा करने का सुख कुछ और ही होगा। कितना प्यारा अनुभव होगा नदियों, नालों, खंदकों, खाइयों के ऊपर से भागती सड़क का यात्री होने का। कितनी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन तब उन्होंने कहाँ सोचा था कि सड़क के आने का कोई और मतलब भी हो सकता है। और जब कच्ची सड़क पक्की सड़क बनने लगी तो रमेश ने कहा, बाबूजी, कच्ची सड़क पक्की सड़क बन रही है, ये बहुत अच्छा हुआ। अपना एक खेत सड़क के किनारे ही है और उसी के पास बस अड्डा भी बनने वाला है। हम क्यों ना वहाँ कोई दुकान खोल दें। शुरू में चाय की दुकान खोली जाए और कुछ सुरती की गांठें वहाँ रख दी जाएं। रास्ता तो चालू है ही, अब सड़क बन रही है, वो और चालू हो जाएगी और बहुत से मजदूर काम पर लगेंगे। अच्छा, देखा जाएगा, टालने की गरज से पांडे जी ने कहा। देखा नहीं जाएगा, अभी शायद किसी के दिमाग में चीज़ नहीं आई है, बाद में तो सभी भरभरा कर दुकान खोल देंगे। हमें सबसे पहले अपनी दुकान जमा लेनी चाहिए। एक चुप्पी छाई रही।
इस बुढ़ौती में आपको खेती बाड़ी के काम करने पड़ते हैं, इससे अच्छा होगा कि आप दुकान पर बैठें। आराम से आपके दिन भी कट जाएंगे और 4 पैसे की आमदनी भी हो जाएगी। क्या कहते हो, अब मैं दुकानदारी करूँगा? वो तैश में उठे थे और उनकी धोती फट गई थी। और जब रोज़ रोज़ रमेश के विचार उनके दिमाग से टकराने लगे तो एक दिन दुखी मन से स्वीकृति दे दी। बनती हुई सड़क के पास वाले खेत में एक झोपड़ी पड़ गई। कुछ सुरती के पत्ते तथा चाय के सामान रख दिए गए। आज वो पहली बार दुकान पर बैठे थे। लेकिन नहीं, वो कल दुकान पर नहीं जाएंगे। उनका रोम रोम परिताप से सुलग रहा है। गरीब हुए तो क्या, इस बुढ़ौती में अपनी आबरू बेचेंगे? करवट ली तो धोती फिर से पर्र से बोल गई। अब नंगा होकर घर तो रह सकते हैं, लेकिन क्या दुकान पर भी जाएंगे इसी रूप में? सुबह हुई तो रमेश दुकान का सारा सामान लिए हाजिर हो गया। पांडे जी अधनंगे लेटे रहे। बाबूजी दुकान नहीं जाइएगा? पांडे जी की इच्छा हुई तो कह दें नहीं जाऊंगा, लेकिन कह नहीं सके। दर्द भरी आवाज़ में बोले, नंगा ही जाऊं क्या? सामान नीचे रखते हुए रमेश भारी मन से बोला, अब क्या कहा जाए, कुछ रुपए इकट्ठा हो जाएं तो आपके लिए खादी की एक धोती ला दूं। खादी भी कितनी महंगी हो गई है। पांडे जी ने देखा कि रमेश के बच्चे फटे पुराने नेकर पहने उनके सामने से स्कूल चले गए। उन्हें एक चोट सी लगी। क्या वो इतनी महंगी खादी की धोती पहनकर बच्चों को नंगा रखेंगे? आज तक तो उन्होंने यही किया। उन्हें क्यों नहीं मालूम हुआ कि खादी खादी में भेद होता है? एक खादी उनकी है, एक यादव जी की। यादव ही खादी पहनने के हकदार हैं, क्योंकि उसके शरीर पर खादी का विकास हुआ है, और वो नहीं। उनके शरीर पर तो खादी फटती ही चली गई है। रमेश सामान लिए अंदर जा रहा था कि पांडे जी ने पुकारा, रमेश। हाँ बाबूजी। तुम्हारे पास एक के अलावा कोई साबुत धोती है? हाँ है बाबूजी। लाना तो बेटे। रमेश ने व्यथा, आश्चर्य और प्रसन्नता मिश्रित आंखों से पिता को देखा। पिता ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया था। और कुछ देर बाद पांडे जी रमेश की धोती पहनकर रमेश के पीछे पीछे दुकान की ओर चले जा रहे थे। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर रामदरस मिश्र की लिखी हुई कहानी सड़क।